सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज फिर एक नए विचार के साथ हम अपनी कक्षा की शुरुआत करेंगे। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था। खुद पर हो विश्वास और कर्म पर हो आस्था, फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। फिर कितनी ही बाधा आए मिल जाता है रास्ता। यानी इस विचार के माध्यम से भी हमें मेहनत करने और आत्मविश्वास के बारे में बताया गया है कि यदि हमारा खुद पर विश्वास होता है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो चाहे कितनी ही मुश्किलें हमारे सामने आए, हमें मंजिल जरूर मिलती है। तो यहाँ पर आत्मविश्वास और मेहनत करने की प्रेरणा दी गई है कि यदि हमें आत्मविश्वास है और हम अच्छे कर्म करते हैं तो जीवन में सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो आइए शुरू करते हैं आज की कक्षा। तो प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे ज्ञान सागर पाठ 15 कामचोर। कामचोर जो है इस्मत चुगताई की एक हास्य व्यंग्यपूर्ण कहानी है, जहाँ पर लेखक ने इस कहानी के माध्यम से यानी खुद के बचपन के बारे में बताया है। लेखक जो है वो भी इन्हीं बच्चों में शामिल है। ये लेखक के परिवार की ही कहानी है। यह जो पाठ है वो हास्य व्यंग्य से भरपूर है। इसमें अमीर घर के उन बच्चों की शरारतों का वर्णन किया गया है जिनमें बचपन से काम करने की आदत नहीं डाली गई। यानी यहाँ पर लेखक का जो परिवार है वो अमीर बताया गया है और उस घर में जितने भी बच्चे हैं उन्हें काम करने की कोई भी आदत नहीं है, जिससे वे आलसी और निकम्मे हो गए हैं। उनकी आदतों को देखकर उनके माता पिता जब उन्हें काम करने के लिए लालच सहित आदेश देते हैं तो वे सब इतना उधम मचाते हैं कि उन्हें दोबारा किसी भी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी देनी पड़ती है और इससे फिर वो पहले जैसे ही निकम्मे और आलसी हो जाते हैं। तो आइए शुरू करते हैं हास्य व्यंग्य से भरपूर कहानी कामचोर। बड़ी देर के वाद विवाद के बाद यह तय हुआ कि सचमुच नौकरों को घर से निकाल दिया जाए। आखिर ये मोटे मोटे बच्चे किस काम के हैं, हिलकर पानी नहीं पीते। इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए, कामचोर कहीं के। यानी यहाँ पर दिखाया गया है कि लेखक के माँ और पिताजी आपस में बातें करते हैं कि घर में इतने सारे बच्चे हैं जो कोई भी काम नहीं करते और इन्हें अपना काम खुद करने की आदत होनी चाहिए। ये सारी बातें सोचकर वो तय करते हैं कि नौकरों को जो है निकाल दिया जाए। तो उनकी अम्मा कहती है, तुम लोग कुछ नहीं करते, इतने सारे हो, सारा दिन उधम मचाने के सिवा कुछ नहीं करते। और ये सारी बातें सोचकर सचमुच ही ख्याल आया कि हम आखिर काम क्यों नहीं करते। यानी लेखक सोचता है, हम और मैं शब्द का प्रयोग यहाँ पर लेखक के लिए किया गया है कि हम काम क्यों नहीं करते। हिलकर पानी पीने में अपना क्या खर्च होता है, इसलिए हमने तुरंत हिल हिलाकर पानी पीना शुरू कर दिया। यानी लेखक और उसके जो भाई बहन हैं वो सोचते हैं कि हिलकर पानी पीने में क्या जाता है, ये सोचकर वो सभी जो है पानी पीना शुरू कर देते हैं। जैसा कि तस्वीर में भी दिखाया गया है कि बच्चे जो हैं वो हिल हिलाकर आपस में पानी पीना शुरू कर देते हैं और उस पानी पीने का क्या अंजाम होता है। हिलने में धक्के भी लग जाते हैं और किसी के दबैल तो नहीं थे कि कोई धक्का दे तो सह जाए। यानी लेखक सोचता है कि आपस में भाई बहन जब पानी पी रहे हैं तो एक दूसरे को धक्का भी मार रहे हैं। दबैल का मतलब होता है दब जाना या दब्बू होना, कि यदि एक बच्चा धक्का मारेगा तो ये दूसरा बच्चा उसका जवाब जरूर देगा। तो लीजिए, पानी के मटकों के पास ही घमासान युद्ध शुरू हो गया। यानी पानी पीने के लिए आपस की धक्का मुक्की में ही बच्चों का जो है भयंकर युद्ध आपस में शुरू हो गया। सुराहियां उधर लुढ़की, मटके इधर गए। यानी धक्का मुक्की के कारण जो सुराहियां हैं और मटके हैं वो इधर उधर गिरे और टूट गए। कपड़े भीगे सो अलग, यानी ऐसे धक्का मुक्की करने में मटके टूटे, सुराहियां टूट गई तो बच्चों के कपड़े भी सारे भीग गए। तो अम्मा कहती है, यह भला काम करेंगे। अम्मा ने निश्चय किया। यानी उनकी हरकतों को देखकर अम्मा कहती हैं कि ये काम क्या कर सकते हैं, इनसे कोई भी काम ढंग से नहीं हो सकता।
करेंगे कैसे नहीं, इनके तो बाप भी करेंगे। देखो जी, जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना हरगिज नहीं मिलेगा। हरगिज यानी बिल्कुल भी नहीं, उसे रात का खाना बिल्कुल भी नहीं मिलेगा। समझ गए सभी? यह लीजिए, बिल्कुल शाही फरमान जारी हो रहे हैं। शाही फरमान यानी जैसे राजाओं की तरह आज्ञा देना। तो लेखक के जो माता पिताजी हैं वो सभी बच्चों को आज्ञा देते हैं कि जो काम नहीं करेगा उसे रात का खाना नहीं मिलेगा। हम काम करने को तैयार हैं, काम बताए जाएं, हमने दुहाई दी। यानी सभी बच्चे जो हैं वो तैयार हो जाते हैं, उनको पता चलता है कि खाना नहीं मिलेगा, तो सभी काम के लिए तैयार हैं और कहते हैं कि हमें काम बताइए क्या करना है। बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो। मिसाल के लिए यानी उदाहरण के लिए, यह दरी कितनी मैली हो रही है, आंगन में कितना कूड़ा पड़ा है, पेड़ों में पानी देना है, और भाई मुफ्त तो यह काम करवाए नहीं जाएंगे, तुम सबको तनख्वाह भी मिलेगी। अब्बा मियाँ ने कुछ काम बताए और दूसरे कामों का हवाला भी दिया। हवाला देना यानी उदाहरण देकर बताना, उल्लेख कर कर बताना। माली को तनख्वाह मिलती है अगर सब बच्चे मिलकर पानी डालें तो। यानी पिताजी कहते हैं कि यदि तुम काम करोगे तो बदले में तुम्हें तनख्वाह मिलेगी, पैसे मिलेंगे। जिस तरह माली को जो है काम कर पानी डालने के पैसे मिलते हैं, वैसे ही यदि तुम काम करोगे तो तुम्हें भी बदले में तनख्वाह या पैसे दिए जाएंगे। हे, खुदा के लिए नहीं, घर में बाढ़ आ जाएगी, अम्मा ने याचना की। यानी पिताजी की बातें सुनकर अम्मा कहती हैं कि ऐसा मत कीजिए, पूरे घर में बाढ़ आ जाएगी। फिर तनख्वाह के सपने देखते हुए हम लोग काम पर तुल गए, लेकिन किसी ने एक नहीं सुनी और पैसों के लालच में सभी काम पर लग गए। एक दिन फर्शी दरी पर बहुत से बच्चे जुट गए और चारों ओर से कोने पकड़कर झटकना शुरू किया। दो चार ने लकड़ियां लेकर धुआंधार पिटाई शुरू कर दी। यानी पहला काम क्या किया उन्होंने, फर्श की जो दरी थी उसको उठाया और चारों कोने पकड़कर उसको झटकना शुरू कर दिया, और एक दो बच्चे ने लकड़ियां लेकर उसकी पिटाई शुरू कर दी। सारा घर धूल से अंट गया यानी भर जाना। खांसते खांसते सब बेदम हो गए। सारी धूल जो दरी पर थी, जो फर्श पर थी, सबके सिरों पर जम गई, नाकों और आंखों में घुस गई। बुरा हाल हो गया सबका। मार मार कर हम लोगों को आंगन में निकाला गया। वहां हम लोगों ने फौरन झाड़ू देने का फैसला किया। यानी बच्चों की जो शरारतें हैं उससे सारे घर में धूल मिट्टी जमा हो गई और मार मार कर उन्हें वहां से बाहर निकाला गया। फिर बच्चों ने सोचा क्यों न घर में झाड़ू निकाली जाए, क्योंकि मिट्टी चारों तरफ हो गई थी। झाड़ू क्योंकि एक थी और तनख्वाह लेने वाले उम्मीदवार बहुत, इसलिए क्षण भर में झाड़ू के पुर्जे पुर्जे उड़ गए। यानी घर में झाड़ू एक ही थी और सभी बच्चे सोच रहे थे झाड़ू निकालने के लिए, इसलिए आपस में छीना झपटी में झाड़ू के भी पुर्जे पुर्जे उड़ गए। जितनी सींकें जिसके हाथ पड़ी वही उनसे ही उल्टे सीधे हाथ मारने लगा। जमीन कम और एक दूसरे की टांगें ज्यादा झाड़ी गई। नतीजा यह कि सींकें चली, आंखें फूटते फूटते बची। अम्मा ने सिर पीट लिया, भाई ये बुजुर्ग काम करने दें तो इंसान काम करें। असल में झाड़ू देने से पहले जरा सा पानी छिड़क लेना चाहिए। बस यह ख्याल आते ही तुरंत दरी पर पानी छिड़का गया। एक तो वैसे ही धूल से अटी हुई थी, पानी पड़ते ही सारी धूल कीचड़ में बन गई। अब सब मजदूर आंगन से भी मार मार कर निकाले गए। यानी उन्होंने क्या किया, एक तो धूल मिट्टी वैसे ही फैली हुई थी और ऊपर से पानी का छिड़काव कर दिया, जो सारी धूल थी वो कीचड़ में बदल गई थी। अब सभी बच्चों को जो है मार मार कर वहां से बाहर निकाल दिया गया। तय हुआ कि पेड़ों को पानी दिया जाए। बस घर की सारी बाल्टियां, लोटे, तसले, भगोने, पतीलियां लूट ली गई। जिन्हें ये चीजें भी न मिली वे डोंगे, कटोरे और गिलास ही ले भागे। अब सब लोग नल पर टूट पड़े।
यहाँ भी वह घमासान मची कि क्या मजाल जो एक बूंद पानी भी किसी के बर्तन में आ सके। ठूसम ठास यानी सभी बच्चे आपस में धक्का मुक्की करने लगे। किसी बाल्टी पर पतीला और पतीले पर लोटा और भगोने और डोंगे। पहले तो धक्के चले, फिर कोहनियां और उसके बाद बर्तनों से ही एक दूसरे पर हमला कर दिया गया। स्पष्ट है कि भारी बर्तन वाले तो हथियार उठाते ही रह गए। कटोरों और डोंगों वाली फौज ने गोमड़े डाल दिए सिरों पर। गोमड़े डाल देना यानी जैसे कोई भी भारी चीज हमारे सिर पर लगती है तो वहां से हमारी जो त्वचा है थोड़ी सी ऊपर उठ जाती है, उसको गोमड़ा बोला जाता है। फौरन बड़े भाई बहनों, मामुओं और दमदार मौसियों, फूफियों की कुमुक भेजी गई यानी उनकी एक फौज भेजी गई उन सबको पकड़ने के लिए, जिन्होंने पतली पतली नीम की छड़ियों से ऐसे सड़ाके लगाए कि फौज मैदान में हथियार फेंककर पीठ दिखाकर भाग गई। पीठ दिखाकर भाग जाना यानी हार मानकर भाग जाना, कि जो बच्चे वहां पर धींगा मस्ती कर रहे थे, पानी के साथ आपस में धक्का मुक्की हो रहे थे, तो उनको वहां से भी पीट कर बाहर निकाला गया। इस धींगा मुश्ती में कुछ बच्चे कीचड़ में लथपथ हो गए। धींगा मुश्ती होना यानी धक्का मुक्की होना। जिन्हें नहलाकर कपड़े बदलवाने के लिए नौकरों की वर्तमान संख्या काफी न थी, क्योंकि घर में नौकर कम थे। पास के बंगलों से नौकर आए और 4 आना प्रति बच्चे के हिसाब से नहलवाए गए। हम लोग कायल हो गए कि सचमुच यह सफाई का काम अपने बस की बात नहीं है और न ही पेड़ों की देखभाल हमसे हो सकती है, तो कम से कम मुर्गियों को ही बंद कर दें। बस शाम ही से जो बांस की छड़ी हाथ पड़ी लेकर मुर्गियों को हाँकने लगे, चल दड़बे दड़बे। दड़बे दड़बे यानी उनके रहने का जो जगह होती है उसको दड़बा बोला जाता है या बाड़ा बोला जाता है। पर साहब, मुर्गियों को भी किसी ने हमारे विरुद्ध भड़का रखा था। ऊट पटांग इधर उधर कूदने लगी। 2 मुर्गियां खीर के प्यालों से, जिन पर आया यानी नौकरानी चांदी का वर्क लगा रही थी, दौड़ती फड़फड़ाती हुई निकल गई। तूफान गुजरने के बाद पता चला कि प्याले खाली हैं और सारी खीर दीदी के कामदानी के दुपट्टे और ताजे धुले हुए सिर पर लगी हुई है। एक बड़ा सा मुर्गा अम्मा के खुले हुए पानदान में कूद पड़ा और कत्थे चूने में लुथड़े हुए यानी सने हुए, भीगे हुए पंजे लेकर नानी अम्मा की सफेद दूध जैसी चादर पर छापे मारता हुआ निकल गया। एक मुर्गी दाल की पतीली में छपाका मारकर भागी और सीधी जाकर मोरी यानी गंदे पानी की नाली, मोरी में इस तेजी से फिसली कि सारी कीचड़ मौसी जी के मुंह पर पड़ी, जो बैठी हुई हाथ मुंह धो रही थी। इधर सारी मुर्गियां बेनकेल यानी बिना नकेल के, बेनकेल का ऊंट बनी चारों तरफ दौड़ रही थी। एक भी दड़बे में जाने को राजी न थी। उधर किसी को सूझी कि भेड़ें आई हुई हैं, लगे हाथों उन्हें भी दाना खिला दिया जाए। दिन भर की भूखी भेड़ें दाने का सूप देखकर जो सब की सब झपटी तो भाग कर जाना कठिन हो गया। लस्टम पस्टम तख्तों पर चढ़ गई, यानी जैसे ही भाग कर आई वैसे ही तख्तों पर चढ़ गई। पर भेड़ चाल मशहूर है, यानी भेड़ चाल का हमें पता ही है, जहां पर एक भेड़ जाती है उसी के पीछे पीछे सारी भेड़ें चल पड़ती हैं। उनकी नजर तो बस दाने के सूप पर जमी हुई थी। पलंगों को फलांगती, बर्तनों को लुढ़घाती साथ साथ चढ़ गई। तख्त पर बानी दीदी के दहेज का दुपट्टा फैला हुआ था, जिस पर गोखरी, चंपा और सलमा सितारे रखकर बड़ी दीदी मुगलानी बुआ को कुछ बता रही थी। भेड़ें बहुत निसंकोच सबको रोंदती मेंगनों का छिड़काव करती हुई दौड़ गई। मेंगनों का यानी भेड़ों का जो मल होता है वो गिराती हुई चली गई।
जब तूफान गुजर चुका तो ऐसा लगा जैसे जर्मनी की सेना टैंकों और बमबारों सहित उधर से छापा मारकर गुजर गई हो। जहां जहां से सूप गुजरा, भेड़ें शिकारी कुत्तों की तरह गंध सूंघती हुई हमला करती गई। हज्जन माँ एक पलंग पर दुपट्टे से मुंह ढाके सो रही थीं। उन पर से जो भेड़ें दौड़ी तो न जाने वह किन सपनों के महलों में सैर कर रही थी। दुपट्टे में उलझी हुई मारो मारो चीखने लगी। इतने में भेड़ें सूप को भूलकर तरकारी वाली यानी सब्जी वाली, तरकारी वाली की टोकरी पर टूट पड़ी। वह दालान में बैठी मटर की फलियां तोड़ तोड़ कर रसोइये को दे रही थी। दालान यानी बरामदे में बैठकर वो जो है मटर की फलियां निकाल निकाल कर रसोइये को दे रही थी। वह अपनी तरकारी का बचाव करने के लिए सीना तान कर उठ गई। आपने कभी भेड़ों को मारा होगा तो अच्छी तरह देखा होगा कि बस ऐसा लगता है जैसे रुई के तकिए को कूट रहे हों। भेड़ों को चोट ही नहीं लगती। बिल्कुल यह समझकर कि आप उससे मजाक कर रहे हैं, वह आप ही पर चढ़ बैठेगी। जरा सी देर में भेड़ों ने तरकारी छिलकों समेत अपनी पेट की कढ़ाई में झोंक दी, यानी सारी सब्जियां भी भेड़ें खा गई। इधर यह प्रलय मची थी, उधर दूसरे बच्चे भी लापरवाह नहीं थे। इतनी बड़ी फौज थी जिसे रात को खाना न मिलने की धमकी मिल चुकी थी। वे 4 भैंसों का दूध दूहने पर जुट गए। दूध दूहना यानी दूध निकालने के लिए। धुली बेधुली बाल्टी लेकर 8 हाथ 4 थनों पर पिल पड़े, यानी 4 बच्चे जो हैं वो एक भैंस का दूध निकालने के लिए चल पड़े। भैंस एकदम जैसे चारों पैर जोड़कर उठी और बाल्टी को लात मारकर दूर जा खड़ी हुई। तय हुआ कि भैंस की अगाड़ी पिछाड़ी बांध दी जाए। अगाड़ी पिछाड़ी यानी उसके आगे का और पीछे का जो हिस्सा है उसको बांध दिया जाए और फिर काबू में लाकर दूध निकाल लिया जाए। बस झूले की रस्सी उतारकर भैंस के पैर बांध दिए गए। पिछले 2 पैर चाचा जी की चारपाई के पायों से बांध दिए गए और अगले 2 पैरों के बांधने की कोशिश जारी थी कि भैंस चौकन्नी हो गई। छूट कर जो भागी तो पहले चाचा जी समझे कि शायद कोई सपना देख रहे हैं। फिर जब चारपाई पानी के ड्रम से टकराई और पानी छलक कर गिरा तो समझे कि आंधी तूफान में फंसे हैं, साथ ही भूचाल भी आया हुआ है। फिर जल्दी जल्दी ही उन्हें असली बात का पता चल गया। बागी हो गया और वह पलंग की दोनों पटियां पकड़े बच्चों को सांड की तरह छोड़ देने वालों को भला बुरा सुनाने लगा। यहाँ बड़ा मजा आ रहा था। भैंस भागी जा रही थी और पीछे पीछे चारपाई और उस पर बिल्कुल राजा इंद्र की तरह बैठे हुए थे चाचा जी। ओहो, एक भूल हो गई थी, यानी भैंस का बच्चा तो खोला ही नहीं, इसलिए तत्काल उसे भी खोल दिया गया। तीर निशाने पर बैठा और बच्चे की ममता में व्याकुल होकर भैंस ने अपने खुरों को ब्रेक लगा दिए। बच्चा तत्काल जुट गया। दूहने वाले गिलास कटोरे लेकर लपके, क्योंकि बाल्टी तो छपाक से गोबर में जा गिरी थी। भैंस का बच्चा भी फिर बागी हो गया। बागी यानी विरोधी हो जाना। कुछ दूध जमीन पर और कपड़ों पर गिरा। 2-4 धारें गिलास कटोरों में भी पड़ी। बाकी भैंस का बच्चा जो है वो सारा दूध पी गया। यह सब कुछ मिनट के 3/4 हिस्से में ही हो गया, यानी थोड़े ही समय में ये सब हो गया। घर में तूफान उठ खड़ा हुआ। ऐसा लगा था जैसे सारे घर में मुर्गियां, भेड़ें, टूटे हुए तसले, बाल्टियां, लोटे, कटोरे और बच्चे थे। बच्चे बाहर किए गए, मुर्गियां बांग में हकाई गई, मातम सा मनाती तरकारी वाली के आंसू पोंछे गए और अम्मा आगरा जाने के लिए सामान बांधने लगी।
या तो बच्चा राज कायम कर लो या मुझे ही रख लो। यानी इतना बड़ा तूफान होने के बाद माँ जो है आगरा जाने की तैयारी करती है और कहती है कि या तो बच्चों का राज ही कायम कर लो या इस घर में मुझे ही रख लो, नहीं तो मैं मायके चली जाऊंगी। अम्मा ने चुनौती दे दी। और अब अब्बा ने सबको कतार में खड़ा करके, कतार में यानी लाइन में खड़ा करके पूरी बटालियन का कोर्ट मार्शल कर दिया। बटालियन यानी बच्चों की फौज, कोर्ट मार्शल होता है जैसे अदालत की तरह सजा सुनाना। यानी अब्बा ने सभी बच्चों को एक लाइन में खड़ा किया और उन्हें सजा सुनाते हुए कहा, अगर किसी बच्चे ने घर की किसी भी चीज को हाथ लगाया तो बस रात का खाना बंद हो जाएगा। यानी अब जो है वो बिल्कुल उल्टा हो चुका था। हर बच्चे को यह आदेश दिया गया कि कोई भी बच्चा किसी भी काम को या किसी भी चीज को हाथ नहीं लगाएगा। अगर उसने हाथ लगाया तो रात का खाना उसका बंद हो जाएगा। ये लीजिए, इन बुजुर्गों को किसी करवट शांति नहीं। हम लोगों ने भी निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। यानी पिताजी का ये फरमान सुनकर सारे बच्चे कहते हैं कि इनको किसी भी तरह से शांति नहीं है। हम काम कर रहे हैं तो परेशान है, नहीं कर रहे हैं तो परेशान है। तो हम लोगों ने भी यही निश्चय कर लिया कि अब चाहे कुछ भी हो जाए हम हिलकर पानी भी नहीं पिएंगे। तो प्यारे बच्चों, इस पाठ के माध्यम से हमने जाना कि जो अमीर घरों के बच्चे होते हैं, जो बिल्कुल भी कोई भी काम नहीं करते या उनको काम करने की आदत ही नहीं डाली गई थी, इससे वे आलसी और निकम्मे हो जाते हैं। उनकी आदतों को देखकर माता पिता उन्हें पैसे के लालच में काम करवाते हैं, लेकिन इन सब के बदले वे इतना उधम मचा देते हैं कि दोबारा किसी को किसी भी काम को हाथ न लगाने की चेतावनी दी जाती है। तो आज की कक्षा में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों, आज की कक्षा में इतना ही। आशा करती हूँ कि जो आपको समझाया गया है अच्छे से समझ में आ गया होगा और यही कार्य आप घर में अच्छे से दोहराएंगे और समझने का प्रयास करेंगे। धन्यवाद।